भारतीय संविधान के बनने की कहानी में हम कई बड़े नामों को जानते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके बिना ये कहानी शायद अधूरी रह जाती। एक ऐसा शख्स जिसकी भूमिका किसी इमारत की नींव जैसी थी, पर जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं छिप सा गया है। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे। अच्छा, जब ये सवाल उठता है कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन से नाम आते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जाहिर है ये वो महान लोग हैं, वो दिग्गज हैं जिनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने ही संविधान को उसकी राजनीतिक और दार्शनिक आत्मा दी। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि संविधान का जो पहला खाका था, जो उसका पूरा ढांचा था, वो किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज थी। एक ऐसा शख्स जिसने इस पूरी इमारत का नक्शा तैयार किया था। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो शख्स थे सर बेनिगल नरसिंह राव। जी हाँ, वो हस्ती जिसने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय संविधान की पहली और शायद सबसे जरूरी रूपरेखा तैयार की थी। तो सवाल ये है कि आखिर B.N. राव थे कौन, और उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि उन्हें इतिहास का इतना बड़ा काम सौंपा गया। आइए कैम्ब्रिज से लेकर इंडियन सिविल सर्विस तक के उनके शानदार सफर पर एक नज़र डालते हैं। 1887 में मंगलुरु के एक विद्वान परिवार में जन्मे राव का दिमाग वाकई असाधारण था। 1907 में उन्होंने उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS पास की। इसके बाद दशकों तक उन्होंने एक जज के तौर पर, एक कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर काम किया, और इतना ही नहीं, 1944 में तो वो जम्मू कश्मीर के मंत्री भी रहे। मतलब इस सफर ने उन्हें भारत की जमीनी हकीकत की एक गहरी समझ दी थी। उनके इसी बेजोड़ ज्ञान और अनुभव को देखते हुए 1946 में उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब देखिए, ये कोई राजनीतिक पद नहीं था। उनका काम एक टेक्निकल एक्सपर्ट का था, जिसका मकसद था बिना किसी पक्षपात के नए संविधान के लिए एक मजबूत कानूनी और ढांचागत आधार तैयार करना। और यहीं से शुरू होता है उनका सबसे यादगार काम, संविधान का पहला मसौदा तैयार करना। एक ऐसा दस्तावेज जिसने सचमुच एक नए राष्ट्र की नींव रखी। जरा इस काम के पैमाने का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। राव ने भारत के लिए सबसे सही मॉडल की तलाश में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह की व्यवस्थाओं से जरूरी बातें सीखीं। इस जबरदस्त रिसर्च के बाद अक्टूबर 1947 में उन्होंने अकेले, जी हां, पूरी तरह से अकेले ही संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश किया। और ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था जिसमें 243 अनुच्छेद थे। यही वो आधार बना जिस पर आज का हमारा संविधान खड़ा है। और इसमें सिर्फ अनुच्छेद ही नहीं थे, बल्कि 13 अनुसूचियां भी थीं, जो प्रशासन से जुड़ी कायदेकारी बारीक जानकारी देती थीं। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और सोचा समझा दस्तावेज था, जिसने आगे की सारी बहस के लिए एक ठोस जमीन तैयार कर दी। राव के काम की अहमियत का सबसे बड़ा सबूत खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मिलता है। उन्होंने कहा था, राव ने जमीन तैयार की, हमने उस पर इमारत खड़ी की। सोचिए, उस व्यक्ति से बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है जिसने संविधान को उसका आखिरी रूप दिया। राव सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे, वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे। देखिए, उस वक्त एक बड़ा सवाल था, क्या अदालतों को किसी भी कानून की नीयत पर सवाल उठाने की असीमित शक्ति देनी चाहिए, जैसा अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से सलाह मशवरा करने के बाद राव ने भारत जैसे नए राष्ट्र के लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को चुना। इसका मतलब ये था कि अदालतें ये तो देख सकती हैं कि कानून बनाने का सही तरीका अपनाया गया है या नहीं, लेकिन वो कानून की निष्पक्षता पर असीमित सवाल नहीं कर सकती। उस दौर में देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही दूरदर्शी फैसला था। तो फिर B.N. राव और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के रिश्ते को कैसे समझा जाए? ये एक पूरक साझेदारी थी। एक तरह से जैसे दिमाग और आर्किटेक्ट की जोड़ी, एक के बिना दूसरे का काम अधूरा था। यहाँ हम दोनों की भूमिकाओं को साफ साफ देख सकते हैं। B.N. राव थे संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने शुरुआती ड्राफ्ट, ढांचा और तकनीकी फ्रेमवर्क दिया। वहीं डॉक्टर अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने अंतिम टेक्स्ट, दार्शनिक दिशा और बहसों को लीड किया।
एक ने पर्दे के पीछे रहकर सारा कानूनी काम किया तो दूसरे ने उसे एक राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज का चेहरा दिया। दोनों ही बेहद जरूरी थे। अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि अगर उनका काम इतना बड़ा था तो उनका नाम इतना कम क्यों जाना जाता है? इसकी वजह सीधी सी है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वो एक सलाहकार थे। वो सार्वजनिक बहसों और राजनीतिक मंचों से दूर चुपचाप अपना काम करते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राव का योगदान सिर्फ भारत के संविधान तक ही सीमित नहीं था। वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान न्यायविद यानी जुरिस्ट थे। भारतीय संविधान पर काम करने से ठीक पहले 1947 में उन्होंने बर्मा यानी आज के म्यांमार का संविधान बनाने में भी मदद की। 1950 से 52 तक वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे और फिर 1952 में उन्हें हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज चुना गया। ये उनकी विश्वस्तरीय कानूनी प्रतिभा का सबसे बड़ा सम्मान था। 1953 में उनका निधन हो गया, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए वो जो ब्लूप्रिंट बना कर गए थे वो आज भी कायम है और देश को रास्ता दिखा रहा है। उनकी विरासत हमारे लोकतंत्र की जड़ों में आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब कोई ये पूछे कि भारत का संविधान किसने बनाया, तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान निर्माताओं के साथ साथ उस शख्स को भी जरूर याद रखिएगा जो उस संविधान का दिमाग थे, सर बेनेगल नरसिंह राव।